हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन एक्वायर्स जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। बच्चे ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो नीचे आपने बताना है कि इनमें से जो है ऐसा कौन सा है जिसको छोड़ के बाकी सभी से जो है लिंग भूमिकाएं जो है बच्चे जो है जेंडर रोल्स को जो है रिसीव करते हैं। तो जेंडर रोल्स मीन ऐसी रोल्स जो सोसाइटी ने जो है बना दिए हैं और बच्चे जो है उन रोल्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मेन सोसाइटी ने जैसे कि रोल बनाए हैं कि लड़का यही काम करेगा, लड़के यही काम करेंगे, और बच्चा जो है उन्हीं रोल को आगे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन से जो है जेंडर रोल्स जो है सीखता है बच्चा। जी हाँ, मास में जो है लोग कैसे रहते हैं वहाँ से बच्चा सीखेगा। कल्चर से भी सीखेगा। ठीक है, आसपास देख रहा है बच्चे चीज़ों को होते हुए। ठीक है, जेंडर रोल है उनको धारण कर रहा है। ट्यूटोरिंग मीन ट्यूशन जो है, ट्यूशन लेके बच्चों को जो है जेंडर रोल सिखाए जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया मीन टीवी में देख के बच्चा देख रहा है कि मदर्स कैसे काम कर रही है, पापा कैसे काम कर रहा है, तो क्या वो वहाँ से जो है चीज़ों को सीख रहा है, जेंडर रोल सीख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से जो जेंडर रोल जो है, जहाँ से बच्चा जेंडर रोल नहीं सीख रहा है वो आपने ढूंढना है, दैट इज ट्यूटोरिंग। जी हाँ, ट्यूशन से जो है बच्चा जेंडर रोल्स को नहीं सीखता है। बाकी सभी साधन जो है सोशलाइजेशन, कल्चर और मीडिया जो है बच्चों को जो है जेंडर रोल जो है सिखाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से निम्नलिखित में से एक यह है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मीन ऐसे टेस्ट जो वैलिड हैं, रिलायबल नेचर के होते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन सेट करना, पेपर्स कंडक्ट करना, स्कोरिंग प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन करना जो स्टैंडर्ड मैनर में की जाता है। ठीक है गाइस, जैसे कि आपका सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होता है, एनटीए डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में कौन सी आलोचना निम्नलिखित में से की गई है, सो आपने बतानी है। फर्स्ट है देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं जो भी अपने एग्जाम देते हैं, कि उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है? जी नहीं, क्योंकि पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता है, जिसमें बच्चे को समझने में कोई मुश्किल नहीं आती है। सेकेंड, द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। क्या टेस्ट को जो है लार्ज पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है एनटीए बेस्ड एग्जाम जो है, सीटेट के एग्जाम जो लाखों में बच्चे जो है पूरे इंडिया लेवल में जो है टेस्ट होता है इंडिया लेवल का, जहाँ पे लाखों बच्चे जो है पेपर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार की आलोचना नहीं है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। थर्ड है दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड एबिलिटी। जो है जो टेस्ट है वो बच्चे की जो है चाइल्ड एबिलिटी की जो है क्लियर पिक्चर नहीं देते हैं। ये ऑप्शन वैसे सही हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। वो जो है जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको बायस माना जाता है। जी हाँ गाइज, ये वाला ऑप्शन सही है। यही जो है क्रिटिक्स करता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को, क्योंकि ये इसमें जो है मेन स्ट्रीमिंग कल्चर में सिर्फ इसमें सबसे जो है सेम एक्सपेक्टेशन की जाती है कि 90% लाओगे तभी जो है बेटर माना जाएगा आपको, और अगर इससे नीचे जो है आपके मार्क्स होंगे तो आपका लेवल अच्छा नहीं होगा। और सिर्फ इसमें पेपर पेंसिल पे ही जो है ध्यान दिया जाता है, बाकी बच्चे की एबिलिटी को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। तो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज 4, दैट इज द क्रिटिक्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। गाइस, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दे रखी है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दे रखी है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो बुद्धि है वो 8 टाइप की होती है। ठीक है, 8 टाइप की कौन सी, जैसे कि देख सकते हो आप पिक्चर में। ठीक है, फर्स्ट वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें ऑथर्स और पोएट आपके और राइटर आते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसकी अच्छी होती है। थर्ड इज लॉजिकली मैथमेटिक्स, जिसका लॉजिक और मैथ ठीक रहता है। ठीक है, फोर्थ इज स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्किटेक्ट और आपके स्कल्पचर आते हैं। बॉडीली काइनेटिक जो है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। ठीक है, इंट्रापर्सनल जिसमें जो व्यक्ति है वो सेल्फ नॉलेज रखता है। इंटरपर्सनल जिसमें दूसरों की टेम्परामेंट और मोटिवेशन और उसकी मनोदशा है उसको पहचानता है अच्छे से। लास्ट है नेचुरलिज्म, जिसमें जो है नेचुरलिस्टिक जिसको बोलते हैं, जो प्रकृतिवादी होता है, जिसका प्रकृति के साथ लगाव होता है और प्राकृतिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। वैसे जो है 8 टाइप में जो है बुद्धि को कैटेगराइज किया गया है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट क्या कहती है। सो आपने बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, पेपर पेंसिल टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल,
intelligence can be multiplied with effective pedagogy, intelligence can be rapidly accelerated। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है मल्टीपल इंटेलिजेंस में, सिर्फ यही बात जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, जिसमें बोला गया है कि इंटेलिजेंस जो है कैन बी सेवरल काइंड्स, जो कि 8 प्रकार की होती है। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपका सीखने के लिए मूल्यांकन है और एक दूसरा सीखने के मूल्यांकन का है। तो सबसे पहले मीनिंग इन दोनों का थोड़ा सा जान लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन अधिगम अभी होना बाकी है, कहाँ सुधार किया जा सकता है, इसके लिए बच्चों को फीडबैक दी जाती है, बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको जाना जाता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, जो सीख चुका है चीज़ें बच्चे, ठीक है, जो सीख चुका है बच्चे चीज़ों को, ठीक है, उसके बारे में असेसमेंट की जाती है। सॉरी, थोड़ा सा मीन अधिगम हो चुका होता है, इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा खत्म हो चुका है। अब जो है सर्टिफाई किया जाता है लर्नर को बाय ग्रेडिंग से। ठीक है, अचीवमेंट लेवल उसका जाना जाता है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में तो ऑप्शन जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग, के बच्चों की लर्निंग नीड्स को जाना जाता है और उसकी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट की जाती है। ये तो सिर्फ आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ। ठीक है, सेकंड, एसेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पीरियोडिक इंटरवल एंड सर्टिफाई हर परफॉर्मेंस, क्या पीरियोडिक इंटरवल पे जो है बच्चे के परफॉर्मेंस को जो है देखा जाता है और उसके परफॉर्मेंस को सर्टिफाई किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ये आपका एक तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। ठीक है, थर्ड है मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स। थर्ड में इसमें जो है आपका 22 वर्ष से बात की गई है। मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस मीन ये आपका एक तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग दे रखा है, और सेट अप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, ये एक तरह से आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग दे रखा है, तो ये वाला भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये वाले नहीं होंगे। तो लास्ट ऑप्शन आपका नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। जी हाँ, इसमें बच्चों के प्रोग्रेस को जो है चिल्ड्रन प्रोग्रेस को जो है जाना जाता है, दैट इज आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड अचीवमेंट लेवल को जाना जाता है, दैट इज आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। सीसीई की बात की जा रही है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। तो थोड़ा सा सीसीई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सीसीई मीन आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। सीसीई कंटिन्यूस मीन रेगुलर जो है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें रेगुलर और कंटिन्यूस जो है एक्टिविटीज जो है थ्रू आउट पूरे साल में की जाती है। ठीक है, बच्चे के इवेल्यूशन के लिए, इससे बच्चे की असेसमेंट भी हो जाती है और बच्चे को पता भी नहीं लगता है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मीन उसका मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट्स को जो है स्टूडेंट की प्रोग्रेस में जो है लिए जाता है। मीन बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की गई है। इवेल्यूशन मीन वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें बहुत से टूल और टेक्निक यूज की जाती है बच्चे की इवेल्यूएशन के लिए। ठीक है, दैट इज सीसीई। सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच इज नॉट रिलेटेड टू सीसीई। ठीक है, फर्स्ट है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इट फोकस ऑन चिल्ड्रन अचीवमेंट इन डिफरेंट एरियाज, क्या ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर केंद्रित है। जी हाँ, बच्चे की जो अचीवमेंट है डिफरेंट लर्निंग एरियाज जो फिजिकली इमोशनली हो गए उन पर ध्यान देता है, ये भी सही है। इट इज़ यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, क्या ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। जी नहीं, असेसमेंट ऐसे इसमें जो है सीसीई में ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है कि बच्चों को लेबल कर रहे हो आप, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फोर्थ है इट हैज़ बीन मैंडेट बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा जो है इसको लागू किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में, और इसका मेन एम जो था असेस एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल्स। सीसीई हेल्प्स इन मिनिमाइज द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा क्लास में SA1, SA2, FA1, FA2 एग्जाम बच्चों के होते हैं, जिसमें बच्चों की इवेल्यूएशन भी हो जाती है, असेसमेंट भी हो जाती है और बच्चों को पता भी नहीं लगता है। ठीक है, इससे उनका एग्जाम फोबिया कम होता है और मेक असेसमेंट कम्प्रिहेंसिव एंड रेगुलर बनाता है। ठीक है, तो ये सीसीई के जो है मेन एम है। ठीक है गाइज, तो
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है इसको लागू करता है। सो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर जो होगा नॉट रिलेटेड टू होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि सीसीई इस बात को कभी नहीं जो है आपका बढ़ावा देता है कि बच्चों को लेबलिंग करो। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्टनेस इज इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों में जो प्रतिभाशालिता होती है ब्लैंक के कारण हो सकती है, किसके कारण बच्चे में जो है प्रतिभाशालिता आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। फर्स्ट इज ए रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट, क्या जो है जहाँ पे सारे रिसोर्सेज बच्चे को मिल रहे हैं वैसे वातावरण से बच्चे में गिफ्टनेस आती है। सेकंड इज सक्सेसफुल पेरेंट्स, के बच्चे के पेरेंट्स सक्सेसफुल है तो बच्चा भी जो है प्रतिभाशाली होगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि बच्चे के माता पिता सफल है तो बच्चे भी सफल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ए डिसिप्लिन रूटीन, अगर बच्चे का डिसिप्लिन रूटीन है तो क्या वो उसको प्रतिभाशाली माना जाएगा? जी नहीं। एंड इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, जी हाँ, जो बच्चे में गिफ्टनेस आती है, ठीक है, प्रतिभाशाली में जो बच्चे का IQ लेवल होता है वो 140 प्लस होगा। ठीक है, ये जो चीज़ उसमें आती है ये आती है आपकी हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट के आपसी अंतरक्रिया से। ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंट वैसे आपको पता है डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट के मल्टीप्लिकेशन दोनों का ये गुणनफल है। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड ए क्लासरूम इन्वायरमेंट विच, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। जो ठीक है मीन बच्चे जो है ऐसे वर्ग से आ रहे हैं, वंचित वर्ग से आ रहे हैं जहाँ पे उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उनको कक्षा में कैसे माहौल जो चाहिए होता है, कैसे माहौल की जरूरत पड़ती है, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका वैल्यू एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, क्या उनकी संस्कृति का जो है संस्कृति और भाषा ज्ञान को महत्व देना चाहिए। ठीक है, सेकंड है डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, क्या उनकी जो मेन भाषा है मातृभाषा है उसको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, और उनको सिर्फ वही कहना चाहिए कि जो मेन भाषा स्कूल में है वही जो है आप यूज करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड इज कैटेगराइज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, के बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको बांट देंगे। जी नहीं। टीचिस देम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, अच्छा व्यवहार तो सिखाता है उनको। ठीक है, ऐसा माहौल तो उनको सिखाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन जो है सही, जो ऑप्शन जो है आपका बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है वो वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, क्योंकि हर एक टीचर को हर एक बच्चे के जो कल्चर है, उसकी जो भाषा है, मातृभाषा है, उसका जो है एक तो रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो लिंग्विस्टिक नॉलेज है उसका यूज करना चाहिए ताकि बच्चे के अधिगम को और बेटर बनाया जा सके। क्योंकि बच्चा जो पहले से ज्ञान लेके आया है, एक्सपीरियंस लेके आया है, उसके बेस पे जो है बच्चे को बिल्डअप करना चाहिए, ये टीचर की ड्यूटी होती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Next question, the intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on, कक्षा में जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, मीन क्लास में जो है क्रिएटिव और टैलेंटेड चाइल्ड है उनके साथ जो है टीचर्स को जो है कैसे बिहेव करना चाहिए, मीन उनको जो है कैसे गाइड करना चाहिए आगे, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट है गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, क्या उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बीइंग अफेक्शनेट टुवार्ड्स देम, क्या उनके प्रति जो है ज़्यादा प्यार भाव दिखाना चाहिए? जी नहीं। गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, क्या उनको अदर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? ऐसा पहले होता था कि जो बच्चा पढ़ा लिखा, जो अच्छा नॉलेज रखता है, जो होशियार बच्चा है, उसको बोलेंगे कि जा भाई जो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा नहीं है उसको तुम पढ़ा दो, ऐसा पहले होता था, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। फोर्थ है यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय द टीचिंग, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। जी हाँ, एक टीचर को जो है कक्षा में जो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है जब वह बच्चों को जो है उनके अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज्ड और उनको स्टिमुलेट करता है, प्लान को, स्ट्रेटेजी को, उनके लिए डिफरेंट मेथड जो है टीचर बनाता है। ठीक है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाना जिससे बच्चे स्टिमुलेट हो सके आगे नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। ठीक है, उनको डिफरेंट चैलेंजिंग पास करके। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Next question, which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn? हाइपर एक्टिव बच्चे, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ठीक है गाइस, तो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ठीक है गाइस,
तो जो आपके हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं, दैट इज आप बोल सकते हो अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये, जिसमें बच्चे जो है अफेक्ट ए चाइल्ड सक्सेस एट स्कूल एज वेल एज देयर रिलेशनशिप, डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड यू कैन से सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर होता है बच्चों का, एंड इंटरप्टेड नेचर के होते हैं। क्लास में बच्चे इंटरप्ट करते हैं, उनका अपने गुस्से पे जो है कोई काबू नहीं होता है। नेक्स्ट यू कैन से एक जगह नहीं बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उठना बैठना घूमना शुरू हो जाता है उनका, और अधूरे काम करते हैं क्लास में जो टीचर उनको देते हैं। फोकस और अटेंशन उनका बिल्कुल क्लास में नहीं होता है। तो इस प्रकार के बच्चों के साथ जो है कैसे जो है डीलिंग की जा सकती है स्कूल में, सो आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है कि नॉट ए सुटेबल वे, इन बच्चों के साथ हैंडल करने का एक सुटेबल वे कौन सा नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पूछा है। फर्स्ट है ऑफरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, क्या उनको डिफरेंट बेस जो है लर्निंग के उनको देने चाहिए। जी हाँ, अलग अलग तरीके उनको पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए जो है उनको ऑफर करने चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी लर्निंग बेटर हो। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी भी ऐसे बच्चों को देनी चाहिए जिससे कि उनकी सेंसेस जो है यूज होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी बच्चों की। रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाएंगे। जी नहीं, एक टीचर ऐसा कभी नहीं करेगा, उनको कभी भी फटकार नहीं लगाएंगे, ठीक है। ब्रेकिंग अप ए टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, क्या टीचर को जो है क्या करना चाहिए, टीचर को जो है उनके कार्य को जो है छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, ठीक है, ताकि मैनेजेबल जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, ठीक है, उन कार्यों को वो इजिली कर पाए, ठीक है। सो जो इन बच्चों के साथ हैंडल करने का तरीका नहीं है वो है आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, ठीक है। उनको कभी भी फटकारने लगाएगा एक टीचर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन हु आर, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो एक ऐसा बच्चा जो एक प्रॉब्लम के जो है डिफरेंट सॉल्यूशन निकालता है, ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्यूशन जो है निकालता है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करके जो है डिफरेंट आइडियाज जो है निकालता है। तो उन बच्चों की पहचान करते हैं किनके रूप में करेंगे, डिसलेक्सिक, क्रिएटिव, रिसाइलेंट, डिसेबल्ड। तो इसमें डिसलेक्सिक तो आपको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, ठीक है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में जो है अक्षमता होती है, ठीक है। क्रिएटिव बच्चे बोलेंगे, या रिसाइलेंट और डिसेबल्ड तो बिल्कुल नहीं, तो हमारे आते हैं यहाँ पे क्रिएटिव बच्चे, ठीक है। तो क्रिएटिविटी जो है जो बच्चा जो है अलग अलग सोच वाले पैटर्न रखता है, ठीक है, पहचान, तो उन बच्चों की पहचान क्रिएटिव रूप से होती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Next question, which one of the following does not describe the way in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। तो नीचे में से आपने जो है एक तरीका जो है बताना है जो कक्षा में बच्चे की समस्या को हल करने में यूज नहीं होता है या उपयोगी नहीं होता है, वही इसमें से पूछा है। तो फर्स्ट है आपका, देख लेते हैं, बी होनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक वाइल सॉल्विंग, जब आप प्रॉब्लम को हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो उसमें गलतियां को करने के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि जो एरर्स होती है, जो बच्चे गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, उन्हीं से तो सीखेगा वो, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एरर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो ये राइट है। सेकेंड, यूज वोकेबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स, जी हाँ, उसको जो है डिफरेंट वोकेबुलरी जो है ये यूज़ करनी चाहिए ताकि वो जो है अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है, डिफरेंट ट्रायल्स एंड डिफरेंट आंसर्स के रूप में। थर्ड है आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर्स, क्या टीचर को जो है बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से एक चूज करो, तो क्या उससे जो है बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नेचर है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस योर थाउट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्या आप अपना जो थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में, क्या उसको जो है अबाउट सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या उसको डिस्कस करेंगे। जी हाँ, क्योंकि डिस्कस करने से जो है कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। सो इसमें से सिर्फ आपका कौन सा ऐसा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका जो अच्छा नहीं है, वो सिर्फ एक ही है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, क्योंकि कन्वर्जेंट आंसर जस्ट जो है आस्क ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, मीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिए, उससे जो है बच्चा जो है एक अच्छे तरीके से कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इमोशंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, ठीक है। आप गाइस अपने इमोशन बतानी है। तो गाइस जो है, जो मेन जो है 6 प्रकार की इमोशंस होती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, आपके डिस्गस्ट, फियर, एंगर, सरप्राइज, ठीक है। ये 6 प्रकार की इमोशंस हैं। जो आपका JB वाटसन है, उन्होंने 3 प्रकार की इमोशंस दे रखी है, दैट इज फियर, एंगर्स एंड लव, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे फॉलोइंग इज देन इमोशंस पूछी है जो आपने बतानी है। तो फर्स्ट है फियर, अटेंशन, स्टिमुलस एंड मेमोरी। तो इसमें से ये तीनों तो कुछ आपके है नहीं, ठीक है, इमोशन में आते हैं। इमोशन में सिर्फ आपका एक आएगा, दैट इज फियर। तो फियर इज राइट आंसर। Next question. A 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth. 3 साल का बच्चा ये बताता है कि दूध जो है बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। निम्नलिखित विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है बच्चे ने ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से जो है दर्शाता है, ठीक है गाइज। तो इसमें 3 साल का एक बच्चा है, दूध बूथ पर गया होगा, ठीक है। वहाँ से मम्मी के साथ शॉप में गया होगा, वहाँ से दुकानदार ने दूध का पैकेट दिया होगा, उसको लगा होगा कि यहाँ पे जो है दूध जो है एक मशीन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है गाइज। सो जस्ट उसने अपने एक्सपीरियंस जो एक तरह से शेयर किए हैं। चलो ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या है। फर्स्ट है द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हर और हिज एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। सेकंड, द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउस, क्या उसने कभी गाय नहीं देखी होगी। चलो ठीक है, गाय नहीं देखी होगी तो लेकिन उसने भैंस और बकरी तो देखी होगी, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड, क्या बच्चे के परिवार बच्चे को अच्छा सा वातावरण प्रदान नहीं करते, इसमें परिवार वालों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, क्या बच्चे को दुनिया का बहुत ही सीमित ज्ञान है। तो 3 साल का बच्चा है, आप भी बताइए 3 साल का बच्चे को कौन से हम पूरी दुनिया अभी घुमा देंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, इसमें बच्चा जस्ट अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है, ठीक है। बच्चा जो है, बच्चे का जवाब जो होगा दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। इसमें ऊपर उसने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कह दी, जस्ट उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टीचर्स रोल। टीचर्स कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। टीचर्स का रोल नीचे दिए गए हैं, जो सबसे बेस्ट है वही आपने चूज करना है। फर्स्ट है ए टीचर शुड एडहेयर टू द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, क्या एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए तभी उसको जो है अच्छा डिस्क्राइब टीचर रोल को जो है कर रहा है वो। जी नहीं। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन इज इंपॉर्टेंट, क्या पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा करना ताकि रिवीजन के लिए टाइम बच जाए वो महत्वपूर्ण है। तो वो टीचर जो डिस्क्राइब टीचर रोल कर रहा है ये वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। जी नहीं। थर्ड है क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रंस लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, क्या वो ऐसा स्पेस वातावरण बना रहा है जहाँ बच्चे जो है अच्छे चिल्ड्रन जो है डायलॉग और इंक्वायरी के थ्रू सीख रहे हैं। फोर्थ, टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, क्या एक टीचर का इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ क्लासरूम में मेंटेन डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही रहता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेस्ट डिस्क्राइब टीचर रोल कौन कर रहा है, ये आपका है थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, क्योंकि जब एक टीचर जो है क्रिएटिंग ए रिलैक्स स्पेस, जहाँ वातावरण प्रोवाइड करना बच्चों को जहाँ पे बच्चे अच्छे तरीके से सीख सके थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। टीचर जस्ट एक फैसिलिटेटर होता है और बाकी चीजें बच्चा खुद सीखता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रिच लर्निंग। रिच लर्निंग को कौन सा क्लासरूम जो है, फ्लोइंग क्लासरूम जो है रिच लर्निंग को एनकरेज करती है। रिच लर्निंग मीन जहाँ बच्चे को जो है सारी फैसिलिटीज मिल रही है चीज़ों को खुद सीखने की, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन सेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। सेकंड, ए क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कपबोर्ड्स ब्राउट आउट वंस ए वीक फॉर फ्री प्ले, क्या सिर्फ अलमारी में जो है आपकी अलमारी में अच्छी तरह से चीज़ें सामग्री वाली कक्षा जो है वहाँ पे चीज़ें रखी गई है और सामग्री को सप्ताह में सिर्फ एक बार
बार जो है ओपनली जो है खेल के लिए बाहर लाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा। ए क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड लर्निंग ड्रिवन बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट, क्या पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा तो जो है ये वाली जो है रिच लर्निंग करवाएगी? जी नहीं। फोर्थ है आपका ए क्लासरूम विद ए वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्गर, क्या कक्षा में जो है वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्ले कर दिए गए हैं और उनको बच्चों की पहुंच से बिल्कुल बाहर रखा गया है ताकि जो बच्चे उन चीज़ों को फाड़े ना, उनको टच ना करें और वो लंबे समय तक चल सके, तो इससे रिच लर्निंग कहाँ से होगी गाइज? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका एक ही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, जब जो है बच्चों को जो है ओपन एक्टिविटी करेंगे बच्चे, ओपन एक्टिविटी मीन बच्चे जो है उनको एक वातावरण दी जाएगा जहाँ बच्चे खुद जाके जो है वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर जो है उनको प्रदान की जाएंगे, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली किताबें जो है शेल्फों में रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके, जहाँ बच्चा कभी भी जाए वहाँ बैठ के उनको पढ़ सके, देख सके, उससे जो है बच्चों की एक इफेक्टिव और रिच लर्निंग होगी। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Next question, which one of the following best describe the role of textbook in the classroom? कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका रहती है क्लास में गाइज, ये यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस ए स्टेट और द नेशंस, क्या वो एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं पाठ्यपुस्तकें? जी नहीं, क्योंकि आपको पता है जो सिलेबस होता है, बुक्स होती है, हर स्टेट्स का अपना सिलेबस होता है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सिलेबस होता है, स्टेट्स का अपना जो जैसे कि हिमाचल बोर्ड है तो एचपी बोर्ड के बेस पे चलेगा, सेंट्रल बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड के बेस पे चलेगा। सो ये एक तरह से जो है रोल ऑफ टेक्स्ट बुक जो है इन क्लासरूम नहीं शो कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, क्या बुक्स हैं जो बुक्स हैं जो टीचर और पेरेंट्स को गाइड करती है कोर्स के बारे में? जी नहीं, ये भी सही नहीं होगा। थर्ड है दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज इन ए रिसोर्स स्टार्व्ड कंटेक्स्ट, क्या वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं? मीन संसाधन रहित संदर्भ मीन जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है तो उस सिचुएशन में किताबें जो है अच्छे अधिगम संसाधन बनती है? ये वाला भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ है दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन दी क्लासरूम। जी हाँ गाइज जो बुक्स होती है वो एक तरह से सिर्फ रिसोर्स हैं और रेफरेंस मटेरियल हैं जो कि क्लास में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता है आजकल जो है डिजिटल का ज़माना है। ठीक है, डिजिटल जो है बोर्ड के माध्यम से पीपीटी प्रोजेक्टर के थ्रू पीपीटी दिखा के आप बच्चों को वहाँ पे भी सिखा सकते हो, मॉडल्स जो है डिफरेंट यूज़ करके आप सिखा सकते हो, नेट के माध्यम से सिखा सकते हो, बहुत से साधन है सीखने के। किताबें तो सिर्फ एक तरह से रिसोर्स है, एक तरह से रेफरेंस मटेरियल होती है क्लास में। ठीक है गाइज, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, जो आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है उसने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? ब्लैंक से प्राप्त करी है, तो आपने ये बताना है गाइज। ठीक है, ये आपका व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क थोड़ा सा आपने यहाँ से देख लेना है। ठीक है, 1975, 1988, 2000, फिर 2000 डिफरेंट इसमें जो है इनोवेशन की गई, फिर 2005 जो आपका नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया वो ज़्यादा फोकस करेगा, आपका फोकस ऑन लर्निंग एंड विदाउट वर्डन, रिडक्शन इन सिलेबस इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट कंसेप्ट पे इसने फोकस किया है। जी हाँ गाइज, जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनसीएफ का है वो यही है कि एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि बच्चे आगे जाके अपनी आजीविका को कमा सकें। फोर्थ, इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स एजुकेशन पे भी इसने फोकस करा है। ठीक है गाइज, तो जो आपका एनसीएफ है उसने जो है अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से ले रखी है, समझ कहाँ से ली है, यही क्वेश्चन में पूछा है तो आपने बताना है। सबसे पहला है बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज, ह्यूमनिज्म। सो गाइस इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्टिविज्म। जी हाँ, रचनावाद जो है समझ है वहाँ से उसने रचनावाद से जो है उसने अपनी समझ को जो है डिराइव किया है, क्योंकि उनके अनुसार जो है बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिविज्म यही मानते हैं कि ज्ञान का निर्माण जो है बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू करता है। टीचर तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को सुविधा प्रदान करता है और बच्चा खुद सीख जाता है चीज़ों को। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इन ए क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेट इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि, मीन कक्षा में बच्चा मोटिवेट हो रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, बे कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। एक मिनट गाइस, बे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, मीन बच्चा अनुशासन मीन चुपचाप बैठा है, ठीक है, तो मीन उसको समझ जाएगा कि क्या वो मोटिवेट है, जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऑल और रेगुलर इन अटेंडेंस, क्या सभी जो है अगर अटेंडेंस सभी की पूरी है, ठीक है, रोज डेली आते हैं कि तो क्या माना जाएगा कि क्या वो मोटिवेट है, जी नहीं। जो रोज आ रहे हैं लेकिन आपको पता कुछ भी नहीं है, लर्निंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर जो है उससे मोटिवेशन का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर्स, क्या वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस इन यूनिफॉर्म, क्या वो अच्छी वर्दी से अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, तो नीटली ड्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो मीन तो समझा जाएगा कि क्या बच्चा मोटिवेट है, जी नहीं। तो कैसे समझा जाएगा कि बच्चा जो है मोटिवेट है, वो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि जब बच्चा जो है क्वेश्चन पूछेगा अपने क्लैरिफिकेशन के लिए टीचर से, तो माना जाएगा कि बच्चा मोटिवेट है, जी हाँ। उससे माना जाएगा कि जो बच्चा है बाकी में जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहा है उसके प्रति जो है अटेंटिव है और अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, क्योंकि अगर बच्चा जो है क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो माना जाएगा कि टीचर्स जो है बोर कर रहा है, ठीक है, इससे बोर्डिंग जो है क्लास में आ जाती है, ठीक है। तो मोटिवेट मीन बच्चा क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग। चिल्ड्रन की लर्निंग को जो है कैसे जो है बेटर बनाया जा सकता है, ये बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट है टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस, क्या टीचर्स को जो है एग्जाम्पल और नो एग्जाम्पल देने चाहिए, ये सही है वैसे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, सभी प्रकार का जो है लर्निंग मटेरियल जो है क्लास में होना चाहिए, ऐसा वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा मटेरियल आपके वहाँ पे प्रोवाइड है, लेकिन यूज़ तो वही होगा जो जिसका कंसेप्ट जो है क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है एक तरह से मोस्ट सुटेबल जो है इम्प्रूव चिल्ड्रन की लर्निंग को इम्प्रूव करने का एक साधन नहीं है। थर्ड है ए टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, एक शिक्षक को जो है वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ देख लेते हैं, रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्ट, नियमित रूप से जो है असेसमेंट टेस्ट जो है बच्चों से करवाने चाहिए, जिससे तो क्या इससे जो है इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग होगी, जी नहीं। तो मोस्ट जो है आपका जो सूटेबल आंसर है यहाँ पे है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज थर्ड टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन देयर रियल लाइफ सिचुएशन। जी हाँ गाइस, क्योंकि बच्चे के अधिगम को कैसे सुधार सकते हैं, जब एक टीचर जो है उनको जो है खुले वातावरण में जो है एक दूसरे के साथ उनको रियल लाइफ के साथ जो है जोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, एक्टिविटी बेस पे जो है यहाँ पे बच्चा लर्निंग करेगा, सेंसेस जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होगी बच्चे में, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the discipline which has a significant role in a learning environment is of the kind which helps, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह से मदद करता है, ठीक है गाइस। अनुशासन के बारे में यहाँ पूछा गया है कि वो किस तरह से हेल्प करता है। फर्स्ट है टू क्रिएट साइलेंस, क्या अनुशासन जो है चुप्पी साधे रहने के लिए जो है अनुशासन की जरूरत पड़ती है कि टीचर्स ने बोल दिया कि चुपचाप बैठो तो इससे लर्निंग कैसे बेटर होगी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, क्या डिसिप्लिन का यूज सिर्फ टीचर जो है निर्देशन देने के लिए करते हैं, जी नहीं, ताकि जो है बच्चों को चुप रहने के लिए बोल दिया ताकि टीचर जो है बिल्कुल साफ तरीके से निर्देश दे सके, तो ये भी जो है गलत है, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स, क्या डिसिप्लिन का यूज़ जो है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कर सके, इसमें यूज़ होगा, जी नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट रोल नहीं है डिसिप्लिन का। फोर्थ है चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, जी हाँ, जो डिसिप्लिन है आपका वो बच्चों को अपनी शिक्षा को रेगुलेट और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें बच्चा जो है अपनी ऑनेस्टी से सीखता है, खुद को सेल्फ इवेल्यूट करता है, ठीक है गाइस। तो डिसिप्लिन का एक सिग्निफिकेंट रोल ये रहता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है गाइज, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है गाइज, आपको पता है जो इन्वायरमेंट और हेरिडिटरी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। ठीक है गाइज, जैसे कि आपको पता है इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर दोनों का ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के लिए। तो ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है डेवलपमेंट को पूरा करता है। ठीक है गाइज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है, ए चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। कि बच्चे की जो सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की जो क्षमता है वो हमेशा जो है एक तरह से जीन्स जो बच्चे को माँ बाप से मिलते हैं उसी पर निर्धारित की जाती है। जी नहीं, अकेले जीन्स का इसमें जो है रोल नहीं होता है, इन्वायरमेंट का भी होता है। नेक्स्ट है, गुड केयर एंड ए न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बोर्न विद। क्या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार जो है बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है? ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है, इन्वायरमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या इन्वायरमेंट जो है सिर्फ जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट में रोल सिर्फ इन्वायरमेंट का ही होता है? जी नहीं, अकेले इन्वायरमेंट का नहीं होता है। तो फोर्थ है, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटरी एंड अदर मोर बाय इन्वायरमेंट। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि विकास के कुछ पहलू जो है हेरिडिटरी और कुछ अन्य इन्वायरमेंट से अधिक प्रभावित होते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटरी इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दोनों का ही डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी। पियाजेट निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। तो गाइस, जो पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, इस संसार से जो है ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करेगा। ठीक है, एक्टिव लर्नर होता है, वो एक्टिविटी के द्वारा जो है सीखता है। तो आइए पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। फर्स्ट है, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जो है अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उनका यूज करते हैं बाई एक्टिविटीज के थ्रू। सेकंड, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू द कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। क्या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है? थर्ड, चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट। क्या बच्चे जो है अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। फोर्थ है, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज। जी हाँ गाइस, जो डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज मीन विकास जो है डिफरेंट स्टेजेस में होता है, कंटिन्यूटी में नहीं होता है, ऐसे पियाजे मानता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने 4 स्टेजेस दे रखी है डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दैट इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, तो पियाजे ने कहा है कि जो लर्निंग होती है विकास से आती है, ना कि लर्निंग से विकास होता है। मीन अगर विकास सही होगा तो लर्निंग भी अपने आप ही सही हो जाएगी, क्योंकि जो पियाजे थे वो हेरिडिटरी में बिलीव करते थे। ठीक है गाइज, तो उनका जो है कौन सी पियाजे की थ्योरी के अनुसार नहीं है गाइज। सो आपका सिर्फ एक ही जो है पॉइंट आपका, दैट इज लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिसेस। ये जो है पियाजे ने नहीं कहा है कि जो लर्निंग है वो कांस्टेंट प्रैक्टिस करते जाओ उससे अधिगम होगा। जी नहीं, उनके अनुसार लर्निंग जो है एक्टिविटी के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू जो है होती है। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थाउट्स। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। गाइस, प्री ऑपरेशनल थाउट्स से बात की जा रही है, प्री ऑपरेशनल थाउट्स की, तो ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, जिसको आप SPCF कह सकते हैं, इससे फुल फॉर्म आप बना सकते हो। ठीक है, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है गाइस, तो इनकी स्टेजेस थोड़ा वो देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है दे रखी है, 4 स्टेजेस मेन है। ठीक है, सबसे पहले आपकी है सेंसरी मोटर स्टेजेस, जो 0 से 2 साल के बीच में चलती है। इसमें बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चे में आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन बच्चे के दिमाग में जो चीज़ रहेगी,
ठीक है। अगर वो चीज़ सामने भी नहीं होगी तो भी वो चीज़ उसके दिमाग में रहेगी और बाद में उन चीज़ों को जो है ढूंढने की कोशिश करेगा। मीन आउट ऑफ द साइट होगी वो चीज़, लेकिन आउट ऑफ द माइंड नहीं होगी। सेकंड जो है इसमें सेंसरी मोटर में ही जो है डेफर्ड इमिटेशन आती है। डेफर्ड इमिटेशन मीन चीज़ों को जो है उस टाइम चीज़ों जब वो किसी को मान लीजिए पापा जो है शेविंग कर रहे हैं और शेव करते हुए बच्चा देख लेगा, ठीक है, लेकिन उस टाइम वो उस चीज़ को नहीं दोहराएगा, लेकिन जैसे ही पापा आगे पीछे हुए बच्चा वो चीज़ करने शुरू कर देगा, ठीक है, वो भी शेव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो डेफर्ड इमिटेशन आएगी। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इसमें आता है बच्चे का। गोल ओरिएंटेड मीन बच्चा जो है जिस चीज़ को देख लेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से दूर थोड़ा सा खिलौना रखा है तो उस चीज़ को जो है गोल बना के वो है वहाँ तक जाएगा और उस चीज़ को पक्का वो लेके आएगा, ठीक है। तो ये सेंसरी मोटर के जो है डिफरेंट जो है जो बातें मैंने भी बताई वो, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, डेफर्ड इमिटेशन, गोल ओरिएंटेड। सेकंड आपकी है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, जो 2 से 6 साल के बीच में है, ठीक है। इसमें जो है बच्चा जो है ईगो सेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड होता है। बच्चा हर चीज़ को जो है अपने से ही जोड़ता है, हर चीज़ को अपने से अटैच करके देखता है, ठीक है। अपने आप को वो सेंटर में मानता है, ठीक है। और इनमें इंट्यूशंस आती है बच्चे में। इंट्यूशंस मीन बच्चों को लगता है कि उन्हें सब पता है, ठीक है। हालांकि उनके जो नेव थ्योरीज जो होती है, सहजानुभूत जो भोले वाले सिद्धांत उसमें वो बनाता है, ठीक है। मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव प्ले भी जो है प्री ऑपरेशनल में आएगा। मेक बिलीव प्ले मीन बच्चा जो है कोई भी चीज़ लेगा, ठीक है, सिंबॉलिक, जैसे कि सिंबॉलिक चीज़ें लेना शुरू करेगा। लकड़ी की कोई चीज़ से ट्रेन बना ली, ठीक है, छुक छुक करके चलाने शुरू कर दिया उसने, या फिर उसने पेन लिया, पेन को फ़ोन से कान से लगाया, उसको फ़ोन समझ के बातें करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसमें जो है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है। इरिवर्सिबिलिटी मीन बच्चे जो है विचारों को आगे पीछे करना नहीं सीखना, उसको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। उसको इतना पता, थोड़ा सा उसको पता होगा कि फ्रिज में जो है पानी डाल के बर्फ़ बनती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि वापस जो है बर्फ़ से जो है पानी बनाया जा सकता है। वो उसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है, बिल्कुल, ठीक है। थर्ड आपका है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 साल के बीच में होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक आता है बच्चों को, और वो भी इंडक्टिव लॉजिक आएगा कॉन्क्रीट चीज़ों को लेके, ठीक है गाइज। इसमें कंजर्वेशन, इंडक्टिव मीन जो आपका स्पेसिफिक टू जनरल चलता है, जिसमें पहले एग्जाम्पल आएंगे, बाद में बच्चा रूल्स बनाता है, ठीक है। इसी में जो है कंक्रीट ऑपरेशन में आपका कंजर्वेशन आता है। कंजर्वेशन मीन रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाती है। इसमें बच्चा जो है चीज़ों को रिवर्स करके जो है रिवर्स करना सीख जाता है। मीन उसको जो है शेप है और शेप और क्वांटिटी में जो है डिफरेंस करना आ जाएगा। मान लीजिए जो है 5 लीटर जो है यहाँ पे 5 लीटर जो है पानी है, ठीक है, 5 लीटर पानी है। अगर इस 5 लीटर पानी को 10 लीटर जो है पानी की बोतल में डाल दी जाए तो उसको लग जाएगा पता कि पानी की जो मात्रा है वो 5 लीटर ही रहेगी, ठीक है। मीन क्वांटिटी जो है सेम रहेगी शेप के चेंज होने पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स उसमें आ जाती है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन की बात चल रही है। क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे बच्चों को आता है, क्लासीफाई करना चीज़ों को अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। सीरिएशन आता है, मीन सीरीज में लगाना चीज़ों को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ही आएगा। लास्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से आगे की होती है। इसमें बच्चे के डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। डिडक्टिव मीन जो आपके जनरल टू स्पेसिफिक चलती है, जिसमें पहले रूल्स बनाते हैं, बाद में एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि ऑल मैन्स आर मोर्टल, दैट इज रूल, ठीक है। अब एग्जाम्पल, all men are mortal, मोहन इज ए राम, दैट्स वाई मोहन इज मॉर्टल, ठीक है। ऐसे जो है डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देगा। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे में आएगी, मीन जो चीज़ें देखी ना जा सके, छुई ना जा सके, उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देगा। हाइपोथेटिको थिंकिंग यहाँ पे आएगी, हाइपोथेटिको ओरिएंटेशन होगी, मीन वो फोरकास्टिंग जो है करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ये है आपके जीन पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, ठीक है, लिमिटेशन नहीं है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में आपने देखा कि ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक, इंट्यूशंस, मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट्स, सेकंड ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट मीन बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे रहेगा। पेन है, पेन को देखेगा, वो सिर्फ उसकी हाइट देखेगा, ना उसकी कैप देखेगा, ना उसका कलर देखेगा, वो सिर्फ उसकी हाइट को ही देखेगा, एक ही चीज़ पे उसका ध्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस थॉट्स की सिर्फ जो है एक ही सीमा
जो है जो नहीं है वो है आपकी डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। जी हाँ, डेवलपमेंट ऑफ, जब बच्चे का सिंबॉलिक थॉट डेवलप होता है तो वो एक सीमा नहीं है, वो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे का जो सिंबॉलिक थॉट्स है चीज़ों को लेके, मेक बिलीव प्ले जिसमें आता है, वो अच्छा होता है उसके विकास के लिए। बाकी जो ईगोसेंट्रिक है, बच्चा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, दूसरों से बहुत ही लिमिटेड जो है वो नाता रखता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, चीज़ों को आगे पीछे करके नहीं देख पाता है। मतलब इरिवर्सिबिलिटी में क्या होगा, बच्चा दुकान गया मम्मी के साथ, मम्मी थोड़ा सा आगे पीछे होगी, बच्चे को बाद में पता नहीं चला कि घर कैसे जाना है, उसको घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगा वहाँ पे। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट मीन एक ही जगह पे ध्यान होगा, तो ये लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल थॉट्स की, और ये वाली फर्स्ट आपका सही ऑप्शन है जो कि लिमिटेशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Next question. Play has a significant role in development of young children for the following reasons except ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे प्ले के बारे में पूछा है कि खेल जो है बच्चों के जो विकास है, ठीक है, बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, एक को छोड़ के, ठीक है। फर्स्ट है इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, क्या ये उनकी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, अगर बच्चा खेलेगा तो उससे उनकी सेंसेस जो है स्टिमुलेट होगी, ठीक है, जैसे बॉल खेलेगा उसका ग्रिप बनेगा, ठीक है। सेकेंड है इट इज जस्ट ए प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, क्या ये सिर्फ जो है समय बिताने का एक सुखद तरीका है? अगर समय ही बिताना है तो बच्चा स्कूल में क्यों जाए, फिर तो घर में बैठ के जो है आराम से बैठा रहे। थर्ड इज दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम, वे नई स्किल को सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि कहाँ पे उनका यूज़ करना है। जी हाँ, ये सिर्फ खेल के माध्यम से ही सीखेगा वो। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, और खेल के माध्यम से ही जो है अपने शरीर पर जो है निपुणता प्राप्त करते हैं वो, ठीक है, डिफरेंट एक्सरसाइज करके। सो ये प्ले जो है एक क्लास में भी हो सकते हैं, जो टीचर जो है बच्चों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाने के लिए जो है एक प्ले करवा रहा है, ठीक है, और ये प्ले जो है एक प्ले ग्राउंड में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिवाय एक को छोड़ के जो है बाकी सारे जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक जो ऑप्शन है आपका 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज जो है ये वाला जो है इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता है, जस्ट प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये समय बिताने का सुखद तरीका, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24. Which one of the following questions invite children to think critically? कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्रिटिकली थिंकिंग मीन जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते इसमें सभी एस्पेक्ट्स के बारे में सोचे, लॉजिकली सोचे, इमोशनली नहीं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन जो है बच्चों को जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है व्हाट इज द राइट आंसर। क्या आप उससे पूछेंगे कि क्या सही जवाब है, इसमें से सही जवाब कौन सा है, यस और नो? जी नहीं, इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती है। कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इसी तरह की सेम सिचुएशन और भी सोच सकते हैं, इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। फोर्थ, डू यू नो द आंसर टू दिस, क्या आप इसका उत्तर जानते हो, ये पूछ के जो है क्या बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जी नहीं, जो है इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, वो सिर्फ यही है ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बच्चे से जो है हम ये पूछेंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों को देंगे, जिससे कि बच्चा जो है उस प्रॉब्लम पे जो है डिफरेंट सॉल्यूशन जो है उसके दिमाग में आ सके, डिफरेंट सॉल्यूशन बोला सके, ठीक है। तो दैट इज, यही क्वेश्चन जो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है जो बच्चे की क्रिटिकली थिंकिंग रूप से सोचने में उनको अग्रसर बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गाइस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट जो था आपका फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो थे जॉन डिवे हैं। डिवे के अनुसार जो है डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम होनी चाहिए, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट आपस में बैठ के डायलॉग करके जो है एक प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। और एक तभी जो है शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टू लर्नर सेंटर अप्रोच सेंटर्ड एजुकेशन होगी, ठीक है गाइज। तो इस पे जो है जॉन डिवे ने फोकस किया था। तो जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें भी यही होता है कि इसमें ज़्यादा फोकस जो है फॉर्मल टीचिंग के अलावा फॉर्मल टीचिंग पे फोकस नहीं होता है, इसमें जो है आपके एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट वर्क पे जो है ज़्यादा फोकस होता है, ताकि बच्चे जो है इकट्ठे होकर सीख सके चीज़ों को, ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट टेस्ट एंड रैंकिंग,
क्या इससे जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है बेस्ट डिस्क्राइब होगी? जी नहीं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स, जी नहीं। ये एग्जांपल तो आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग और एबिलिटी आती है, उसमें एबिलिटी ग्रुपिंग की जाती है, लेबलिंग स्टूडेंट्स, ये वाला नहीं होगा। थर्ड है प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग। प्रोजेक्ट मेथड तो होगा लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं होती है, इसमें रैंकिंग भी नहीं होती है, तो रैंकिंग वाला तो इसमें है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन आपका 4 है। जी हाँ, जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है, चीज़ों को करके सीखते हैं बच्चे। प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चे सीखते हैं। प्रोजेक्ट दे दिए, बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस पर वो इकट्ठे कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं जिससे उनका अधिगम बेहतर बनता है। तो राइट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ठीक है गाइस, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा। ठीक है, फर्स्ट है ऑप्शन देख लेते हैं, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। स्कूलों की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। बिल्कुल नहीं गाइस, स्कूलों में तो बच्चों को भेजना ही पड़ेगा। स्कूल का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है, जहाँ बच्चे जो है बहुत सी एक्टिविटी सीखते हैं, वो स्कूल ही उनको सिखाता है कि समाज के साथ कैसा जो है रहना है, समाज के साथ कैसे एडजस्ट होना है, वो सब जो है स्कूल में ही जो है सीखते हैं। जैसे कि गाइस आपने अभी देखा होगा कोरोना काल में क्या चला है, बच्चे घर में बैठे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इन्वायरमेंट जो है क्लास में मिलता है वो घर में नहीं मिल पाता है। बच्चों को इंटरेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक जो है लर्निंग जो है प्रभावी नहीं होगी। सेकेंड है एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचर वर्ल्ड। स्कूलों में जो शिक्षा है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, कि लाइफ जो है सच्चा शिक्षक है। लाइफ हमें सिखाती जरूर है लेकिन सच्चा शिक्षक नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। स्कूल एजुकेशन को जितना हो सके लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, मतलब बच्चा कॉलेज जाए ही ना, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचे ही ना, ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, बिकॉज राइट ऑप्शन इज सेकंड। जी हाँ गाइज, स्कूल ही जो एजुकेशन इन स्कूल जो है बच्चों को शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड्स। जी हाँ, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, समाज में कैसे रहना है, रियल वर्ल्ड की पहचान करवाती है हमें शिक्षा। ठीक है गाइज, सो राइट ऑप्शन इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? गाइस, जो लॉरेंस कोलबर्ग है जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस दे रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे पहला है आपका 3 लेवल्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल्स, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल्स, हर एक लेवल्स की जो है 2 स्टेजेस है। प्री कन्वेंशनल लेवल है पहला, इसमें आपके वाइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट आता है। सेकंड में आपका कन्वेंशनल है, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी एंड गुड बॉय एटीट्यूड्स है, गुड गर्ल एटीट्यूड आएगा। थर्ड आपका प्रिंसिपल्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके पोस्ट कन्वेंशनल जो है स्टेजेस में आएंगे। ठीक है गाइज, सो इनके बारे में डिटेल में आपने अगर देखना है तो मेरी जो फर्स्ट और सेकंड वीडियोस है उनको आप देख सकते हो। ठीक है, जिसमें थोड़ा मैंने इसमें इनके बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है गाइज, तो लॉरेंस जो कोलबर्ग है आपके, वो हमेशा बात करते हैं आपके मोरालिटी की, मोरल डेवलपमेंट की। ठीक है, और कॉग्निटिव मैच्योरिटी की, एक तरह से बात करें तो फर्स्ट है ऑप्शन नंबर 1, द थ्योरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर। टेस्टिंग प्रोसीजर को इलेबोरेट करता है, ऐसी कोई बात नहीं की गई कोलबर्ग के सिद्धांत में ऐसी कोई बात नहीं है। इट इस्टेब्लिश्ड ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शंस। ये वाला ऑप्शन वैसे हो सकता था सही, लेकिन अगले वाले पढ़ लेते हैं हम कि नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट जो है संबंध स्थापित करता है। थर्ड है हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसोफर। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। फोर्थ है हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। जी हाँ, उन्होंने बात करी है कॉग्निटिव एंड मोरल मैच्योरिटी की। तो राइट ऑप्शन इज 4। जी हाँ, उनके अनुसार जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें नैतिकता का विकास होता जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट
रेफर्स टू निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। सबसे पहले गाइस जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ZPD किसे कहते हैं, जो संभावित विकास का वह क्षेत्र होता है जहां तक आपका विकास हो सकता है। आप खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर राइट लेवल ऑफ सपोर्ट आपको दे दी जाए, यानी स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं वो दे दी जाए, तो बच्चा जो है खुद जो है उस काम को आगे थोड़ी सी सपोर्ट के साथ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम की तरफ ले चलती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे सेंटर में बच्चा है, ठीक है, यहाँ तक तो वो कैन डू इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक तो वो सारे जो है खुद ही कर लेगा, ठीक है, यहाँ तक उसको किसी की गाइड की जरूरत नहीं। लेकिन उसने अगर यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल तक जाना हो तो उसको गाइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है गाइस, और वो गाइड होगा आपका MKO, ठीक है। MKO मीन मोर नॉलेजेबल अदर्स, मीन उससे ज़्यादा ज्ञान जिसको होगा उसी की हेल्प लेगा वो आगे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। और ये वाला एरिया आपका कहलाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, ठीक है गाइस। और इसको जो सहायता दी जाएगी, ठीक है, और जो MKO जो होगा वो जो हेल्प देगा दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और यहाँ तक जो है आगे तक जब यहाँ से यहाँ तक बच्चा जाएगा तो यहाँ तक अगर गाइड भी साथ में दे दी जाए तब तक कि तब भी बच्चा आगे तक नहीं पहुँच सकता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन देख रखे हैं आपका, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल ये पिक्चर जैसे दिखा रही है आपको, बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है, ये इसका मेन फोकस है। यहाँ तक तो बच्चा खुद सीख जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे थोड़ा सा साइकिल से गिरने लगेगा तो पीछे से उसको स्कैफोल्डिंग मिलेगी टेम्परेरी बेस पे। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी बेस पे होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चा खुद सीखता है, चीज़ों को अपने आप सीख जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं जो ZPD जो है किसको संदर्भित करता है। फर्स्ट है द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेवारी लेता है। जी नहीं, पूरी जिम्मेवारी तो कभी नहीं लेता है वो खुद, ये वाला गलत है। एक कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। थर्ड देख लेते हैं द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस ले ली जाता है, वापस तो नहीं ली जाता है इसमें। द फेस व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ऐसा फेस जहाँ पर अधिकतम विकास पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ZPD में क्या होता है आपका एक ये आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट। एक कंटेक्स्ट होगा जहाँ पे चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। थोड़ी सी सपोर्ट के साथ जो है वो उस चीज़ को कर सकता है, ठीक है, अगर उसको सहायता मिल जाती है टाइम से। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है किसको कहा जाता है गाइस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ। जो आपका ए पर्सन जो आपके एंड्रोजीनियस जो पर्सनैलिटी होती है, ए पर्सन हु इज हाई इन बोथ मस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स, ठीक है गाइस, दोनों ही मस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों ही तरह के होते हैं। उनमें एग्रेसिव और यील्डिंग भी होते हैं, फोर्सिबल जेंटल भी होते हैं, सेंसिटिव और असर्टिव दोनों ही तरह के होते हैं। ये सारी खूबियाँ इनमें पाई जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन पेपर में। तो फर्स्ट है आपका हैज़ ए बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। सेकंड टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट्स, क्या वो दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है? जी नहीं। एडहेयर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर्स रोल प्रेवलेंट इन दी सोसाइटी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है? जी नहीं। एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये आपका राइट ऑप्शन 1 होगा, जहाँ पे बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। दोनों ही जो है जो आपके ट्रेट्स हैं, दोनों ही जेंडर के ट्रेट्स जो है उनका समायोजन होता है एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी। सो गाइज, तो राइट ऑप्शन इज 1। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। इनमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर लिखिएगा, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।